सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम आप लोगों को संधि और समास जो पाठ 5 के अंतर्गत है उसमें संधि के बाद अब समास पढ़ने के लिए है, जिसका जानकारी हम आप लोग को अब देने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। पहले हम समास की परिभाषा ले लेते हैं, उसके बाद अन्य चीजें ध्यान देंगे। समास क्या परिभाषा देंगे? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों, या ये लिख सकते हैं शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं तथा उससे बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे, समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं तथा उससे बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे इसमें कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है, जो हम आगे इसकी चर्चा कर देंगे। पद जो होता है विभक्ति युक्त, विभक्ति जिसमें लग गई है कारक की, वो विभक्ति कुछ यदि जुड़ गई है तो वो शब्द ही पद बन जाता है। और जब विभक्तिहीन होता है अर्थात उसमें कोई विभक्ति नहीं लगी हुई होती है तो वो शब्द होता है। जैसे आप राम आम खाते हैं लिखते हैं, उसमें यदि सिर्फ हम आम लिखें तो आम लिखते समय वह आम क्या है? शब्द है। लेकिन जब इसे ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसमें विभक्ति जुड़ जाती है। जैसे राम आम को खाता है तो को लगता भी है और कहीं पर को नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे राम आम खाता है, यानी खाता है तो किसको खाता है? फल को, आम को खाता है, यानी को विभक्ति इसमें लगी हुई, यानी कर्म कारक की विभक्ति इसमें लगी हुई है। तो उस समय यही आम जो कि पद बन जाएगा, और जब अकेले है कोई विभक्ति इसमें नहीं लगी हुई है तो यही शब्द बन जाता है।
बस इतना ही सा अंतर है। यानी विभक्ति लगी हुई हो, या इस संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वाक्य में यदि प्रयोग किया हुआ रहेगा तो सब के सब शब्द नहीं कहलाएंगे, पद कहलाएंगे, और उससे बाहर हैं तब वो शब्द कहलाएंगे। तो कैसी विभक्ति, किसी भी प्रकार से उसमें यदि विभक्ति जुड़ी हुई होगी तो पद होगा, और नहीं ये जरूरी नहीं कि वाक्य में ही बना हुआ हो, तो मैंने उदाहरण से दिया। वाक्य जब भी बन जाता है तो उसमें विभक्ति अवश्य ही लगती है, इसलिए ध्यान रखेंगे पद और शब्दों के लिए। पद के लिए फिर से सुन लें, विभक्ति से युक्त होता है उसे पद कहते हैं, और विभक्तिहीन होता है वह शब्द होता है। या यूं ही जो कुछ भी आप बोलते हैं एक एक करके, वे सारे के सारे शब्द हैं। जैसे इतना सारा लिखा हुआ है, ये सभी शब्द ही हैं, लेकिन ये पूरे वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। यानी अभी हम कहेंगे कि क्या यह शब्द है, यह शब्द है, यह शब्द है, तो जी नहीं, इस समय यह पद है, शब्द नहीं है, क्योंकि किसी वाक्य में यह बंधा हुआ है, और बंधे हुए होगा तो विभक्ति इसमें जरूर जुड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं, तो इस तरह से यह पद हो जाएगा। लेकिन एक इसी को अलग अलग निकाल लेंगे तो यह खुद क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसका उदाहरण देना चाहेंगे। पहले परिभाषा के उदाहरण हम सामने रख लेते हैं कि क्या होगा। तो ईद है, जैसे लिख लेंगे, जैसे ईद है जो अंबर, अंबर क्या होगा, पीतांबर। दस हैं आनन, आनन जिसके, जिसके क्या होगा, दशानन। उसी तरह से 5 वटों का समाहार, पंचवटी। शक्ति के अनुसार क्या, यथा शक्ति। विद्यार्थी इसमें ध्यान देने की बात है क्या, तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी समास हैं। जी नहीं, ये सभी समास नहीं है। तो कौन है समास, समास ये है, समास ये है, न कि ये समास है। कि हमने दोनों परिभाषाएं एक साथ लिखवा दी है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और समझ सके इन उदाहरणों के जरिए। तो क्या है, ये समास नहीं है तो क्या है, तो ये समस्त पद या सामासिक पद है। क्योंकि परिभाषा में पहले ही कह रही है क्या, कि मेल को, सिर्फ मेल को मिल रहा है, उस मिलने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को, यानी मिलने की प्रक्रिया। यहां हम कह सकते हैं इसको इस तरह से कि क्या, मेल को
अर्थात मिलने की प्रक्रिया। यानी आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मेल यानी मिलने की प्रक्रिया। मेल लिखी या मिलने की प्रक्रिया लिखी, दोनों लिखी, वो तो लिखने की अपनी सुविधा है, उसके अनुसार, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब मिलने की प्रक्रिया यानी काम चल रहा है, यहाँ मिला नहीं है, मिलाने का काम चल रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ पर समास हुआ। और यही जब मिल गया, मिल करके तैयार हो गए, तो उसे जो तैयार रूप जो है वही तैयार रूप सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जाना जाता है। अधिकांशतः आपको किताबों में समस्त पद लिखा हुआ मिलेगा। समस्त का मतलब है सब, जितना है वो सभी, पद का मतलब तो पद होता ही है। तो समस्त यानी सभी पद जब एक जगह हैं तो उसी को यानी समस्त पद मिला हुआ पद है या फिर उसका रूप जो सामासिक पद के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए समस्त पद भी बोलते हैं। इसमें कुछ और सोचने समझने की बात नहीं है। यानी तो समस्त पद यानी सभी पद, सामासिक पद कुछ भी कह ले वही चलेगा। यानी आपकी समझ में आना चाहिए क्या कि मेल जो मिल चुका है, मिल करके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, उस तैयार रूप को ही हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। और सिर्फ मिलने की प्रक्रिया चल रही है, मिला नहीं है, तो उस समय वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब विद्यार्थी इसमें एक बात और कि एक बात जो है वो मिलेगा आप लोग को, विग्रह। अब हम इसे विग्रह कहेंगे किसको, तो उसके लिए भी आप ये परिभाषा नोट कर लेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगी। जैसे इसमें क्या करना है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है, मैं लिख भी दूंगा, पहले समझा दूं। दो या दो से अधिक पद जब मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, समास। लेकिन जब समस्त पद को विखंडित करने की यानी अलग करने की प्रक्रिया को, इसमें मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। इसमें मिलाने की प्रक्रिया हो रही है तो क्या हो गया, समास, और तोड़ने की प्रक्रिया होगी तो हो जाएगा विग्रह। यानी हम परिभाषा में चाहें तो लिख सकते हैं कि समस्त पद को या सामासिक पद को अलग करने की या विखंडित करने की, खंड करने की, टुकड़े करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विग्रह कहेंगे। यानी परिभाषा आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। विग्रह क्या लिखेंगे, सामासिक, सामासिक पदों को विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वो विग्रह कहते हैं। अब क्या करना है, इसमें उदाहरण किस काम देंगे, उदाहरण में आपको क्या करना है वो ध्यान देंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, यही उदाहरण हो जाएंगे। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पीतांबर।
पीताम्बर। ये क्या हो गए? ये सामासिक पद हो गए। और इस पीताम्बर शब्द को हम फिर क्या करेंगे? तोड़ देते हैं। क्या करेंगे? तोड़ते हैं। तोड़ने में प्रयोग कर रहे हैं क्या हम? पी है जो अंबर। ध्यान देंगे, यहां हम इसको इस तरफ भी लिखे हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ करके मैंने यहां पर लिखा है। यानी हम अब तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। जब तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तो वही हो जाएगी क्या? विग्रह। यानी हम इसको विग्रह कहेंगे। अभी हमने क्या किया? ये हमारे पास एक शब्द मिला। क्या मिला? पीताम्बर, जिसको हमने क्या किया? टुकड़ा कर दिया। तो क्या किया? टुकड़ा यानी विग्रह कर दिया। हमको मिला था समास, बहुपद यानी बहुत सारे पद मिल गए थे, तो हमने इसको क्या किया? जोड़ करके पीताम्बर बना दिया। अब हम ऐसे नहीं, अगर जो हम इधर लिखें या इधर लिखें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम इसको विग्रह भी बोल सकते हैं और समास भी बोल सकते हैं। हमने किया है क्या? पहले विग्रह किया, एक टूटा हुआ है इसलिए विग्रह किया है। यानी तो इसी के लिए मिलता है आपको प्रश्न जब मिलेगा तो क्या मिलेगा? शब्द ही मिलेगा ना, पहले लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं। यदि आपको दोनों मिल जाता है, एक साथ लिखा हुआ, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ, पूछेगा इसमें से विग्रह कौन है, ये या ये, तो आप उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि पहले ये लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है तो विग्रह लिखेंगे। क्या पहले लिखेगा तो लिखेंगे कि नहीं? हाँ, जब आपसे पूछेगा कि इसमें सामासिक पद या समस्त पद कौन है और विग्रह कौन है, तो आगे भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आप इसे विग्रह ही लिखेंगे, क्योंकि आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा है कि विग्रह कौन है और सामासिक पद कौन है। लेकिन अगर पूछा कि इसमें समास कौन है और विग्रह कौन है, तब आप इसको समास और इसको सामासिक पद बोलेंगे, क्योंकि इसमें विग्रह नहीं है। क्योंकि दो ही चीज पूछाना है कि समास कौन है और समस्त पद कौन है, तो दो चीज पूछा, इसलिए हम दो को लिख लेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ शब्द दिए हुए हैं, तब तो आपको विखंडित करना होगा और विखंडित करके लिखना होगा कि ये विग्रह है और ये सामासिक पद है। तो दिक्कत इस तरह से हम इसके बारे में जान लेंगे। जैसे संधि में भी बनाते हैं आप कि अ जो अ बराबर आ, तो उसमें जब बन जाता है उसको संधि कहते हैं, जबकि इसमें बन जाता है उसको सामासिक पद कहते हैं, समास नहीं। उसमें जब जोड़ने की प्रक्रिया होती है तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, जब इसमें जोड़ने की प्रक्रिया को ही समास बोलते हैं। इस तरह हम इसे याद कर लेते हैं और याद करके इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं और इसी तरह से आप इसको याद करेंगे। अब जो ध्यान देना है मुख्य बात वो इनके भेदों के बारे में। तो वो भेद जो हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो 6 भेद हैं। समास के आगे जो पढ़ेंगे तो उसके 6 भेद मिलेंगे। मैं उनके भेदों को यहाँ पर स्पष्ट लिख देता हूं, उसके बाद इन्हें जरूर आप याद कर लेंगे कि क्या है। एक बात और इसमें बताना भूल रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों। तो विद्यार्थी आप ध्यान देंगे कि 2 या 2 से अधिक भी होते हैं, लेकिन आपको किताबों में अधिकांशतः 2 पद वाले ही मिलेंगे। 2 पद या 2 शब्द कह सकते हैं, 2 शब्दों या 2 पदों वाले ही समास की बहुलता है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और 2 से अधिक पदों वालों की संख्या बहुत कम या 9 के बराबर है, वो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए आप इस बात पर भी ध्यान घबराएंगे नहीं कि वो 2 से अधिक पद वाला मिल नहीं रहा है, 2 से अधिक पद वाला मिल नहीं रहा है। ज्यादातर
कम पद वाले ही मिलते हैं। आगे हम देखेंगे, पहले इनके भेदों को देख लें, उसके बाद समास के 6 भेद आप नोट कर लेंगे। समास के कितने 6 भेद होते हैं। नोट कर लेंगे। पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। ये 6 समास हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लेंगे। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, उसके बाद छठा बहुव्रीहि समास। इस तरह समास के 6 भेद हैं, इन्हें याद कर लेंगे। फिर आगे हम इनकी परिभाषाएं जो हैं वो हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।